नाजरीन, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। सियासत और इक़्तिदार में गैर हाज़िरी और मुसलमानों का सियासी इखराज। IPS ऑफिसर अब्दुर्रहमान, जिन्होंने NERC के मुद्दे पर अपना इस्तीफ़ा पेश किया था और मज़कूरा बाला मसाइल के हल के सिलसिले में मसरूफ़ कार रहे और ये किताब मंज़र आम पर आई। देखिए इस इजलास में किसने क्या कहा, मुलाहिज़ा हमने एक तो वो गलती की कि हमने कुली बनने का रास्ता इख्तियार किया, मुसाफिर बनने का रास्ता इख्तियार नहीं किया। स्टेशन पर एक मुसाफिर भी रेल का इंतज़ार करता है और एक कुली भी रेल का इंतज़ार करता है। मुसाफिर इसलिए इंतज़ार करता है कि वो रेल पर बैठकर अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, और कुली इसलिए इंतज़ार करता है कि रेल आएगी तो वो किसी बाबू को उतार देगा और किसी बाबू को चढ़ा देगा। हम मुसलमान आज़ादी के वक्त से इलेक्शन की रेल का इंतज़ार कुली की तरह कर रहे हैं, मुसाफिर की तरह नहीं करते। हम इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हम एक बाबू को उतार देंगे और एक बाबू को चढ़ा देंगे। जिसको उतारते हैं वो तो क्या मजदूरी देता, जिसको हमने चढ़ाया है आज तक उसने भी कोई मजदूरी नहीं दी। सवाल ही नहीं पैदा। इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। हम कमज़ोर होंगे तो भीख ही मांगना पड़ेगी। सिर्फ प्यारा, सिर्फ वादे, सिर्फ तिफ़्ल तसल्लियाँ, सिर्फ झूठे वादे। तो मैं आगाज़ करता हूँ कि ऐ खुदा इब्तिदा है तेरे नाम से, ऐ खुदा इब्तिदा है तेरे नाम से, तू जो कादिर है हर शय की तख्लीक पर, तू के सबसे बड़ा और सबसे जुदागाना फ़नकार है। चांद तारों की बंदिश सरे आसमां झिलमिलाती हुई कहकशां अपनी अपनी रविश पर ये सही अरगां, कुर्रे अर्ज़ पर दूर तक रक्स करती हुई नदियों, सब्ज़ाज़ारों महकती हुई वादियों, बर्फ़ ओढ़े हुए कोहसारों की मंजर कशी, तेरी तख्लीकियत की बहुत दिलरुबा और बेहद हंसी एक तस्वीर है। ऐ खुदावंदे हर्फ़ो सदा, हर्फ तेरी अता, लफ्ज़ तेरे करम, सारे जज्बे असर आफरीनी, ख़यालात के नौ बनौ सिलसिले, जिद्दतें नुदरतें हैरतें, बात कहने का फ़न, सब तेरे दस्ते कुदरत के मोहताज हैं। आइडियलिस्टिक सिचुएशन बिल्कुल यही है कि हमारी अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए, जिसमें ये सारे कमज़ोर तबक़ात हमारे साथ बराबर के हिस्सेदार। शेड्यूल कास्ट लोग भी, OBCs भी, सिख भी, क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट भी, सारे ही लोग, जितने लोग डिप्राइव क्लास के लोग हैं, जितने ऑप्रेस क्लास के और अनटचेबल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान में, ये इकट्ठा हों तो इनकी तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है मुल्क में। ये तो 85% हैं। मुसलमानों से बार बार कहा जाता है कि अक़लियत 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 अक़लियत। एक झूठी बात अगर दिन में 10 बार कही जाए तो एक बिल आखिर सुनने वाला उसको सच्चा मान लेता है। सवाल ही नहीं पैदा। इकबाल ने कहा था कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। हम कमज़ोर होंगे तो भीख ही मांगना पड़ेगी। सिर्फ प्यारा, सिर्फ वादे, सिर्फ तिफ़्ल तसल्लियाँ, सिर्फ झूठे वादे। आइडियलिस्टिक सिचुएशन बिल्कुल यही है कि हमारी अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए, जिसमें ये सारे कमज़ोर तबक़ात हमारे साथ बराबर के हिस्सेदार। शेड्यूल कास्ट लोग भी, OBCs भी, सिख भी, क्रिश्चियंस भी, बुद्धिस्ट भी, सारे ही लोग, जितने लोग डिप्राइव क्लास के लोग हैं, जितने ऑप्रेस क्लास के और अनटचेबल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ज़बान में, ये इकट्ठा हों तो इनकी तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है मुल्क में। ये तो 85% हैं। मुसलमानों से बार बार कहा जाता है कि अक़लियत 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 अक़लियत। एक झूठी बात अगर दिन में 10 बार कही जाए तो एक बिल आखिर सुनने वाला उसको सच्चा मान लेता है। ये क्या कहा जाता है कि अक़लियत 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 अक़लियत। ये कौन अहमक लोग हैं जिन्होंने ये मान लिया कि हम अक़लियत हैं?
एब्सोल्युटली झूठ है ये। इस मुल्क के मजलूम अकलियत में नहीं है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में है, ज़बरदस्त अक्सरियत में है। लेकिन मुसीबत क्या है, हम ट्रैप में फंसते चले जा रहे हैं, शुरू से बराबर ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल एजुकेशन हमारी नहीं है, हमारी तालीम नहीं हुई है सियासी। उलमा ने अपने मिंबरों से आवाम को सियासी शऊर देने में ज़बरदस्त कोताही की है। यह और कोई नहीं कहेगा, मैं कहने का हक़ रखता हूँ। कुरान मजीद के हर तीसरी चौथी सफ़े पर सियासी शऊर की आयत हैं, हर दूसरे सफ़े पर सियासी शऊर की आयत हैं। मैं इस वक्त कम है इसलिए वो आयत कोट नहीं करूँगा। सूरह बकरा भरी पड़ी है सियासी शऊर के, सूरह आल इमरान भरी पड़ी है सियासी शऊर से, मगर उलमा भी कुरान को ज़िंदा किताब की हैसियत से नहीं समझते, वो तिलावत की तरफ वो तो पर पढ़ते हैं। तो हम दूसरे लोगों से क्या शिकायत करें, उनको तो तिलावत भी नहीं आती। मुसलसल मैं पूरे मुल्क में अपनी अच्छी खासी बीमारी के बावजूद कसरत से ट्रैवल कर रहा हूँ। आज मुझे तकरीबन 26-27 दिन हो गए मैं सफ़र पर निकले हुआ हूँ, और इस वक्त भी 2 दिन के बाद फिर सफ़र पर चला जाऊँगा। और मैं मुसलमानों के रिवायती जलसों में शरीक नहीं होता, माजरत कर लेता हूँ। वो जलसे जो ज़मीनी हकीकतों से ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ मुल्क के कमज़ोरों को इंसाफ दिलाने की बात हो और एक ठोस स्ट्रेटजी के मातहत हो, महज जज्बाती तमन्नाओं से भरी कोई तकरीर न हो, अच्छा होमवर्क करके, ग्राउंड पर सोशल वर्क करके, सोशल रिलेशंस बनाकर, इन्हीं सब इकाइयों को आरएसएस ने आपस में एक दूसरे से लड़ा दिया। मैं पिछले 3 साल से 1-1.5 लाख के मजमे में इस बात को चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई आकर साबित करे कि इस देश में मेजॉरिटी हिंदुओं की है, आए और मुझसे बहस करे। मैं बंद कमरे में भी बहस के लिए तैयार हूँ, कैमरे के सामने भी बहस के लिए तैयार हूँ, और हज़ारों सोशल साइंटिस्ट लोगों के सामने भी बहस के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल झूठी बात है कि इस मुल्क में हिंदू मेजॉरिटी में हैं। बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, सिख हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हिंदू नहीं हैं। कहाँ से मेजॉरिटी हो गई हिंदू? इनको हिंदू बनाया गया है पॉलिटिकली, रिलीजियसली हिंदू नहीं है वो। इसकी सबसे लेटेस्ट मिसाल हमारे मुल्क की मौजूदा राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुर्मू, वो अभी गई एक मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए। क्या आपने सबने वो वीडियो नहीं देखा कि उनके साथ जो सिक्योरिटी पर्सोनल थे, उनके साथ जो 2-1 मिनिस्टर्स थे जो ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के थे, उनको तो मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द स्टेट, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, वो बाहर खड़ी रहीं 15 मीटर दूर, और हाथ जोड़े वो वहीं से पूजा गया, नमस्कार करती रहीं, अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि उनके कार्ड में भी लिखा हुआ है कि वो हिंदू हैं। इसका मतलब यह है कि वो पॉलिटिकली हिंदू मानी गई हैं, मजहबी तौर पर हिंदू किसी आदिवासी को हमारे देश में नहीं माना जाता। लेकिन मुसलमानों को कुछ खबर नहीं इन चीज़। मुसलमान हर नॉन मुस्लिम को हिंदू समझता है। ये सबसे बड़ी जहालत है मुसलमानों की। पिछले राष्ट्रपति मिस्टर राम कोविंद, उनके साथ भी ये हुआ। वो पूरी के मंदिर के दर्शन के लिए इतना लंबा सफ़र करके गए पूजा के लिए, उनको तो दरवाजे के अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया। ही वॉज नॉट अलाउड टू इंटर इनटू द टेम्पल, ही वॉज पुश्ड फिजिकली, उनको धक्का देकर बाहर निकाला गया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्यों? इसलिए कि वहाँ एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था कि नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड, जो हिंदू होगा वो अंदर जा पाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ हम मुसलमान टोटली अपने मुल्क की समाजी व्यवस्था से नावाकिफ़ रहे। इसका फ़ायदा उठाया है लोगों ने। हमने बिल्कुल समझा ही नहीं इस मुल्क की रियलिटी को। हम अपने समाज को अगर नहीं समझेंगे तो क्या सेवा कर पाएंगे?
लेकिन मैं फ्यूचर के बारे में बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। उसकी वजह यह है कि तहरीकें जो चल रही हैं मुल्क के अंदर ज़मीनी सतह पर, जो लोग हमारे देश के हालात को मीडिया के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं वो कभी देश को सही समझ नहीं सकते। जो लोग ज़मीन पर सफ़र करके, ट्रैवल करके, गांव-गांव जाकर, शहर शहर, करिए करिए फिर कर, आम लोगों के साथ बैठकर वो जो इस देश को जो समझने की कोशिश करते हैं वही देश को समझ पाते हैं। अभी जो बात बयान की गई कि कांग्रेस के बाद लीडर्स, मैं कांग्रेस एज इट इज़ नहीं कह रहा हूँ, पूरी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, जानबूझकर ये कर रहा हूँ। मिस्टर राहुल गांधी ये जो अब ओबीसी की बात कर रहे हैं, ये जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, जो कभी कांग्रेस ने नहीं की, वो इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा के मौके पर यात्रा करके देश को देखा पहली बार। ये लोग एयर कंडीशन कमरों ही में पैदा होते थे और एयर कमरों ही से इनकी चिता निकलती थी। ये क्या जाने देश को। लेकिन अच्छा हुआ कि शहजादे आली जनाब ने पूरे देश के पैदल सफ़र की तकलीफ़ उठाई। बहुत शुक्रिया। अब खुदा करे वली अहद मुअज़्ज़म अब कभी ज़मीनी यात्रा से कुछ सबक मिले और अपनी पार्टी से भी मनवाने में कामयाब हों। ये भी अच्छी अलामत है कि कांग्रेस का पहला सदर दलित बना है। ये एक बड़ी तब्दीली है और ये तब्दीली इसलिए उनका कमाल नहीं है, उन्होंने रीड किया है ज़मीनी हकीकतों को। 10, 15, 20 साल से ज़्यादा इस मुल्क में वो जालिम ताकतें एक्सप्लॉइट कर पाएंगी, मैं यकीन से कहता हूँ कि ऐसा नामुमकिन है। अब मुल्क का किसान जाग गया, मुल्क का मजदूर जाग गया। 750 किसानों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी है। मामूली बात नहीं है। मतलब किसान से क्या मतलब, किसान तो कुछ जानता ही नहीं था। मजदूर जान गया, औरतें महिलाएं जाग गईं, यूथ जाग गया। किन लोगों ने CA/NRC के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई? हमारे नौजवानों ने। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया के नौजवान, इन्होंने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। सबसे पहले इन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुस्तक़बिल के बारे में बहुत अच्छी उम्मीद है। और मैं, चूँकि मैं जानता हूँ कि वक्त के अंदर प्रोग्राम को ख़त्म होना चाहिए, मैं अब्दुल रहमान साहब के बारे में एक उम्मीद आज यहाँ रजिस्टर करा के जाता हूँ। वो ये कि सिर्फ किताब लिखकर आप बैठ नहीं जाएंगे, आपको ज़मीनी सतह पर लीडरशिप संभालनी होगी और हम आपको मजलूमों का लीडर बनाएंगे अगर हम आपकी नीयत के बारे में मुतमईन रहे। बिल्कुल साफ साफ मैं बात कह रहा हूँ। लीडरशिप कोई आलिम नहीं कर सकता। मैं ये बात भी ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ। कोई मौलाना, कोई बुज़ुर्ग वो रहनुमाई दे सकते हैं अगर उनके पास नॉलेज हो, उनके पास एक्सपीरियंस हो, वो रहनुमाई दे सकते हैं। लेकिन सड़क की सियासत, और सियासत सड़क पर होती है, सियासत जेलों में होती है, सियासत पुलिस स्टेशन में होती है, सियासत अखबार के कॉलमों में होती है, सियासत भूख हड़ताल करके होती है, सियासत धरना देकर होती है। और ये काम करने की ताकत और सलाहियत आप में है। और अगर मुझे ये उम्मीद न होती तो सिर्फ किताब के इजरा के लिए मैं अपना वक्त फारिग नहीं करता। अब ये भिवंडी वालों की जिम्मेदारी है। निकाह दो तरफ से होता है। एक तरफ पूछा जाता है कबूल किया, फिर वो कहता है कबूल किया। अब काजी ने पूछ तो लिया अब्दुल रहमान साहब से कि कबूल किया कि नहीं। अब ये आपके सामने कहें कि मैंने कबूल किया, कहना पड़ेगा आपको। किताब लिखी है मुसलमानों को पॉलिटिकल तौर पर एम्पावर करने के लिए इंशाल्लाह। और मौलाना ने जो कहा कि पूरे देश में आपको घूमना पड़ेगा सफ़र करके ज़मीन को समझने के लिए, मैं बिल्कुल सफ़र करूंगा और भारतीय मुसलमान
जिस रोल में मुझे देखना चाहता है उस रोल में मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा इंशाअल्लाह। यकीन मानिए हमें ऐसे प्रोफेशनल्स की, ऐसे एजुकेटेड लोगों की और ऐसे सर्विसमैन की जिनको अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। पुलिस डिपार्टमेंट जाहिर है कि ये सबसे ज़्यादा तजर्बेकार डिपार्टमेंट होता है। उसको एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट का भी तजर्बा होता है, एक तरफ पब्लिक का भी तजर्बा होता है, एक तरफ बेगुनाहों का भी उसको साबका पड़ता है, एक तरफ गुनहगारों क्रिमिनल्स को भी वो डील करता है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उसकी बड़ी नाजुक जिम्मेदारी होती है। बड़े मुश्किल हालात में वो अपने आप को पूरी तरह संयम में रखता है, कंट्रोल में रखता है। इमोशनल रिएक्शन देने वाला कोई पुलिस ऑफिसर कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम बग़ैर मेहनत किए तब्दीली की उम्मीद करते हैं। ये हमारा कौमी मिजाज है। जिस आरएसएस पर हम बहुत बद्दुआएं भेजते हैं, काश कि हम उसके प्रचारकों और उनके वर्कर्स के मुकाबले में 1 पर मिलियन मेहनत करते। बहुत शदीद मेहनत की आरएसएस के लोगों ने पिछले 100 साल से। उन्होंने अपना एक कौमी नस्बुल ऐन बनाया, एक मकसद बनाया, एक कौमी टारगेट और गोल बनाया और अनथक मेहनत की है। तब जाकर वो अब अपने गोल के करीब पहुँचे हैं। हमारा कोई कौमी मकसद ही नहीं है। हमारी मुसीबत ये है, हमें एक कौमी मकसद बनाना होगा और वो कौमी मकसद सिर्फ ये है कि तमाम बाशिंदगान वतन को इंसाफ मिले, सबको इंसाफ मिले, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सबको इंसाफ मिले। इसके लिए हम सबको अपने रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, अपनी सलाहियतें, अपने हुनर, अपनी एनर्जी, अपना वक्त डिवोट करना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस किताब का यही असल पैगाम है और इसको आप एक एक लफ्ज़ पढ़ेंगे भी और पढ़कर इंशाअल्लाह एक नई तहरीक आज़ादी इस मुल्क में शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। देता हूँ मैं मुबारकबाद फिर रहमान साहब को देता हूँ कि रहमान साहब आपने किताब लिखी, हमने प्रैक्टिकली काम किया, रात दिन प्रैक्टिकल काम किया। जो किताब में है उससे ज्यादा काम किया हमने रोडों पे घूमकर, गली गली। ये भिवंडी के लोग जानते हैं सब पूरी तरीके से कि शबीर अंसारी कितनी बार आता है, कितना बोलता है, कितना समझाता है, कैसा करता है। खाली बोलता नहीं है, भाषण नहीं करता, तकरीर नहीं करता, प्रैक्टिकली अमली काम करता है। और आने वाले दिनों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा 40 से 50 का टारगेट है। इंशाअल्लाह ताला हम सब लोग एक साथ आए तो 50 मुसलमान एमएलए हम बना सकते हैं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हो। बहुत शुक्रिया जनाब शबीर अंसारी साहब। ये और बात है, आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चालाक जनाना तो इख्तियार में है। यकीनन ये काम करके शबीर अंसारी साहब ने दिखा दिया। हमारी महफिल में एडवोकेट किरण चन्ने साहब मौजूद हैं और एक लंबी तारीख है इनकी लड़ाई की। हमेशा समाज में ऊंच नीच और ना बराबरी को लेकर चन्ने साहब जो है आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। इन्होंने इस शहर से भीमा कोरेगांव में भी नुमाइंदगी की थी, चाहे टोरेंट पावर का मसला हो या एनआरसी का मसला हो या समाज में नाबराबरी के मसाइल हों। एडवोकेट किरण चन्ने साहब मजलूमों की आवाज़ बनकर सामने आते हैं। वक्त बहुत ही कम है, इख्तिसार के साथ 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट लेंगे, मैं ऐसी आशा रखता हूँ। आप तशरीफ़ लाएँ एडवोकेट चन्ने साहब। अब्दुल रहमान साहब ने जो किताब लिखी है, उनके किताब के उद्घाटन के अवसर पर एक चर्चा सत्र भी हो रहा है जो मुस्लिम समाज के पॉलिटिक्स के ऊपर है। मंच पर बैठे सभी साथीगण, मुझे लगता है कि जिस माहौल में
हम राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं। इस माहौल को अगर हम समझेंगे तो लिखने का और बोलने का अधिकार ही एक तरह से बंद कर दिया गया है। जो सच्ची बात करेगा, जो हक की बात करेगा, उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे माहौल में हम राजनीतिक बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो किताब है ये मुस्लिम समाज को आने वाले समय में पॉलिटिकल बार्गेनिंग करने के लिए गाइडलाइन के तौर पे मार्गदर्शन करेगी। असल में बात यह है कि जिस माहौल में, जिस दहशतगर्दी में हम पॉलिटिकल की चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 2024 के बाद इस देश में इलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस कगार पर हम खड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो खाली दिखाई देते हैं, लेकिन पूरी तरह से आरएसएस ने और भाजपा ने संविधान को खोखला बना रहा है। कोई ऐसी संस्था नहीं है कि जिस संस्था में आरएसएस का और बीजेपी का प्रभाव नहीं है। मैं आपको ये बात बता दूं कि हम यहाँ पॉलिटिकल बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का बहुत बड़ा प्लान इस देश में शुरू है कि वोटिंग लिस्ट से दलित, मुस्लिम और आदिवासी और माइनॉरिटी जो समाज है उनके नाम को डिलीट किस तरह से किया जाए, इसकी बहुत बड़ी साजिश शुरू है। उस बारे में हमको सजग रहना पड़ेगा। हम बार्गेनिंग की बात करेंगे जब यूनिटी रहेगी तब बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब हम यूनिटी में नहीं है तो कौन से बार्गेनिंग की बात कर रहे हैं। हमको अगर इस देश में आज के समय में देखा जाए तो क्रांति और प्रतिक्रांति की जो लड़ाई इस देश का इतिहास रहा है, वही क्रांति और प्रतिक्रांति की लड़ाई शुरू है। ये देश 2024 के बाद एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा या तो मनुस्मृति के हिसाब से चलेगा। ये आरएसएस ने तय किया है। एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटीज जो बात करते हैं तो ये आज की साजिश नहीं है। ये जब गोलवलकर आरएसएस का बंच ऑफ थॉट लिखा, वी नेशन विल डिफाइन नाम की किताब लिखी, उससे तो उन्होंने वो लागू किया। तो हमको आरएसएस की और बीजेपी की राजनीति खत्म करने के लिए आज के माहौल में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। ना केवल मुस्लिम धर्म के अंदर होना चाहिए, बल्कि दलित वर्ग, जो प्रागतिक विचार के जो संगठन है, जो सेकुलरिज्म को मानते हैं, ऐसे सारे लोग को एक साथ आकर एक स्ट्रैटेजी बनाकर हमको पॉलिटिक्स का एक अच्छा रणनीति बनाकर इस 2024 में सामना करना पड़ेगा। फैक्चुअल पोजीशन पे जो हम मुझे दिख रहा है उस पे बात होनी चाहिए, इसलिए एक आखिरी मुद्दा लेके मैं बात को खत्म करता हूं। हम जब डॉक्टरों से बात करते हैं, प्राध्यापकों से मुस्लिम बात करते हैं, थोड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से बात करते हैं, तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, पॉलिटिक्स गंदा है, हमारे लोग गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो जिस समाज का, जिस धर्म का मध्यम वर्ग अपोर्चुनिस्ट हो जाता है, वो समाज को मार्गदर्शन नहीं करता, गाइडलाइन नहीं करता, उस समाज के कौम का समाजकारण, राजकारण और एजुकेशन खत्म हो जाता है। इसलिए मध्यम वर्ग को, मुस्लिम समाज के मध्यम वर्ग को जागरूक करना पड़ेगा। पत्रकारों को, डॉक्टरों को, वकीलों को, सबको जागरूक होना पड़ेगा। हम पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते, ये बोलना भी पॉलिटिक्स है। आपने जब डेमोक्रेसी में कदम रखा है तो पॉलिटिक्स करना अनिवार्य बनता है, क्योंकि आप जब तक पॉलिटिक्स में नहीं जाओगे तब तक आप कानून नहीं बना सकते, अपनी समाज की पैरवी नहीं कर सकते। तो इन सारी बातों को समझना पड़ेगा। आज माहौल ऐसा है कि आग लगाने वाला ही हंगामा मचाए हुआ है कि आग कौन लगा रहा है। तो भाई आग कैसे बुझाए?
तो इसलिए मुझे लगता है कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स को समझे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करें। आज भी हमारे लोग इलेक्शन आने के बाद ऑफिस भी बदलते हैं, ऑफिस के बोर्ड भी बदलते हैं। मैं कभी कपिल पाटिल जी के बोर्ड देखता था ऑफिसों पे, आज कांग्रेस के बोर्ड देख रहा हूं। कौन सी पॉलिटिक्स कर रहे हैं हम? किस तरह से की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स करने वाले को आज के समय में एक आइडियोलॉजिकल थॉट होना जरूरी है। अगर आप आइडियोलॉजिकली करप्ट हो तो ना खुद को न्याय पा सकते हो ना कौम को पा सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि अवेयरनेस प्रैक्टिकल राजनीति पे होना चाहिए, एक आइडियोलॉजिकल थॉट होना चाहिए, और हम किस वे से जा रहे हैं उस वे में पत्थर होंगे, कांटे होंगे, हमको मारा जाएगा, काटा जाएगा, लेकिन यह इतिहास लिखा जाएगा कि जब जमहूरियत खतरे में थी, जब कौम खतरे में थी, जब मानवता खतरे में थी, तो हम उन सारे ताकतों के खिलाफ लड़ रहे थे जिन ताकतों ने हमको गुलाम बनाने की कोशिश की थे। तो ऐसा इतिहास लिखा जाना चाहिए के राजनीतिक पिछड़ेपन और हाल के दिनों में 4 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को दिए गए बहुत ही कम टिकट, ये 2 मौजू पे जो चर्चा सत्र रखा गया है, इस चर्चा सत्र के चीफ गेस्ट, की नोट स्पीकर आली जनाब मौलाना सज्जाद नुमानी साहब, एक नोटेड इस्लामिक स्कॉलर, एजुकेटर हैं और देश की राजनीति पर एक बारीक नज़र रखते हैं, और सिर्फ नज़र ही नहीं रखते हैं, कौम को ज़रूरी वक्त पर गाइड भी करते हैं। हमारे 2 मेहमान अभी रास्ते में हैं। जितेंद्र आव्हाड साहब जो एक्स मिनिस्टर हैं, अभी प्रेजेंट एमएलए हैं। हुसैन दलवाई साहब एक्स एमपी राज्यसभा हैं। स्टेज पर मौजूद फाजिल अंसारी साहब जो समाजी और राजनीति एतबार से काफ़ी जागरूक हैं और काफ़ी एक्टिव हैं भिवंडी में। एडवोकेट चन्ने साहब जो एक नोटेड लॉयर हैं और भीमा कोरेगांव में उन्होंने दलित साइड को बहुत ही मजबूती के साथ प्रेजेंट किया है। स्टेज पे मौजूद दीगर अफराद और मेरे सामने मौजूद भिवंडी के सभी दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, आप सबको मेरा सलाम। आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे कि भारत की जो राजनीति है इसमें मुसलमानों की भागीदारी कहाँ है। आज भारत आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस महोत्सव में क्या हम और आप शामिल हैं? क्या दलित, आदिवासी, कमज़ोर, गरीब, मुसलमान शामिल हैं? क्या सामाजिक एतबार से, राजनीतिक एतबार से या इकोनॉमिक एतबार से जितने बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे क्या आपको मिल रहे हैं? यह इसका जवाब है कि नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के 75 साल पूरे हो चुके हैं, और जब लोकतंत्र की गाड़ी आगे बढ़ती है तो 75 साल का वक्त कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। और इस जमहूरियत को, लोकतंत्र को नर्चर करने में, बढ़ाने में यहाँ के कमज़ोर तबके, गरीब, मुसलमान, दलित, आदिवासी लोगों ने बहुत बड़ा मेहनत किया है और बहुत बड़ा अपना रोल अदा किया है। लेकिन आप देखेंगे कि इन्हीं की भागीदारी लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा कम है। और हम यहाँ पे जमा हुए हैं, मैंने ये जो किताब लिखी है और हम सब जमा हुए हैं। हम इल्तजा करने के लिए जमा नहीं हुए हैं कि हमको राजनीतिक भागीदारी दो। हम इसलिए जमा हुए हैं कि विश्वास कि अगर सरकार बनेगी तो हमें समानता मिलेगा, हमें इंसाफ मिलेगा, हमको इस देश में एक समान नागरिक के तौर पर देखा जाएगा। ये जो विश्वास है ये लोकतंत्र को मजबूत करता है, और इस लोकतंत्र को मजबूत करने में भारत के मुसलमानों में अहम रोल अदा किया है। और इसलिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं कि चूंकि हम
अहम रोल अदा करते हैं। इसलिए हमको हमारे आबादी के हिसाब से हमको आ रहा जो जायज़ हक है राजनीति में वो हमको मिलनी चाहिए। पेजेस जो हमको बहुत अच्छे लगे और शायद ऑडियंस के अंदर कोई वो पेजेस को नोट करे और वो पढ़ने की कोशिश करे तो शायद उनको भी बहुत नफ़ा होगा। एक है पेज नंबर 169 जिस पे सर ने बात की है MLAs फ्रॉम रीजनल पार्टीज़। एक है पेज नंबर 20 जिसमें सर ने बात की है सेवरल मुस्लिम कैंडिडेट्स कि एक जगह पे कभी इलेक्शन हो रहा है तो 5 मुस्लिम कैंडिडेट्स खड़े हो जाते हैं, तो फिर कैसा वो कैंडिडेट जीत पाएगा। बहुत बखूबी उन्होंने उस पर हाईलाइट किया है। फिर पेज नंबर 250 पे पासमंदा के बारे में कितना बात किया जाता है। हमारे यहाँ पे मदनपुरा है, मालेगांव, भिवंडी में ख़ास तौर पे इस कॉन्सेप्ट पे बात किया जाता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ पासमंदा की बात की, उसमें हमको बहुत अच्छी चीज़ डेटा के हिसाब से अब्दुल रहमान साहब ये लगी कि मुसलमानों के अंदर जो मुसलमानों की आबादी 15% है, 14.2% है, 15% है, उसमें से तकरीबन 85% पासमंदा है और वो 85% की जो रिप्रेजेंटेशन है वो 0.8% है। तो ये बहुत हाईली डीप इंटेलेक्चुअल की फाइंडिंग्स है। इसको हमने बहुत सराहा, बहुत बहुत मुबारकबाद के सर आपने ये चीज़ को डिकोड किया। इसके लिए बहुत जहन चाहिए इस चीज़ को डिकोड करने के लिए और ये काबिल तारीफ़ है सर। आपकी मेहनत को अल्लाह बहुत बहुत जज़ाए खैर दे और कौम जो है कम्युनिटी इसको जो है इस्तेमाल करे। हमें अपनी तालीमी निज़ाम में हमने अखलाकियात को और दीन को कितना हिस्सा बनाया है उसका हमें जायज़ा लेना होगा। हम एक पीरियड में, हफ्ते में 2 पीरियड में दीनियात अपने स्कूलों में पढ़ा करके हम ये समझते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया और उसके बाद उसका हमारे बच्चों पर कितना असर होता है वो भी उर्दू मीडियम स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में वो भी नहीं है। तो आप जब तक अपने बच्चों के अंदर दीनी हमीयत पैदा नहीं करेंगे, अखलाकी अक़दार पैदा नहीं करेंगे, इस्लाम कैसा इंसान चाहता है ये नहीं बताएंगे, उस वक्त तक हमारा समाज चाहे तरक्की कर ले लेकिन आप तरक्की नहीं कर सकते। आली जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब की खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करेंगे जनाब फाजिल अंसारी साहब। तालियों से इस्तकबाल। जनाब अब्दुल रहमान साहब की खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करेंगे शुजाउद्दीन अंसारी साहब। तमाम लोगों के लिए खाने के नज़्म में भाई तशरीफ़ रखें। मैं फाजिल अंसारी साहब से एक मरतबा फिर दरख्वास्त करता हूँ कि एडवोकेट किरण चन्ने साहब की खिदमत में तोहफ़ा गुल पेश करें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल एडवोकेट किरण चिन्ने साहब। आपकी बेबाक गुफ्तगू को सलाम। अली जनाब फाजिल अंसारी साहब मुतहरिक रहे इस प्रोग्राम के और शुजाउद्दीन अंसारी साहब ने मिलकर बड़ी जुस्तजू और मेहनत के साथ आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपनी काविशों को बरूए कार लाया। अरकान की जानिब से उनके खिदमत में फाजिल अंसारी साहब की खिदमत में जी अब्दुल रहमान साहब की खिदमत में अंसार साहब तोहफ़ा गुल पेश कर रहे हैं। शुजाउद्दीन अंसारी साहब की खिदमत में नन्हे मतलूब साहब। बस तेज़ कीजिए इस काम को, जल्द मुकम्मल कीजिए। हाँ, खाना इसी हाल में होगा इंशाल्लाह। सभी मेहमानों से, तमाम मेहमानान का बहुत शुक्रिया। आप हजरात रुक जाएं, नेशनल एंथम पर प्रोग्राम का ख़ात्मा होगा। नेशनल एंथम के लिए खड़े होना है आप हजरात को। एक मिनट रुक जा। हाँ शहजाद इस किताब का इजरा भी हो रहा है। किताब का इजरा मौलाना मोहतरम के हाथों आज भिवंडी शहर में एक मरतबा फिर किताब का इजरा। मौलाना खड़े
नहीं नेशनल एंथम वो बैठे नहीं बोलना पड़ेगा क्या? चलिए हो गया, जज़ाकल्लाह। हाँ, राष्ट्रीय गीत होगा। चलिए खड़े हो जाइए। एक साथ सावधान, नेशनल एंथम शुरू किया जा रहा है। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे